आज हम अगला स्टार्ट करेंगे कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन नंबर 31। व्हेन कैंसलेशन मे बी ऑर्डर्ड, any person against whom a written instrument is void or voidable and who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable, and the court may in its discretion so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled। अब इसमें बोला गया है कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम जो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन की बात की गई है ना, अगर उसने रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बनाया है और वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जो है वो या तो वॉइडेबल है या फिर वॉइड है। वॉइडेबल मतलब किसी एक पार्टी की ऑप्शन पे है, और वॉइड मतलब जो कोर्ट के द्वारा एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता, जो कि शुरू से ही वॉइड नेचर का है। ठीक है, जब वो बना था तब से वो वॉइड है ना। हाँ जी, कौन कौन से बताया आपने? वॉइड और वाइड को बताना। वॉइड मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं तब से ही वो वॉइड होते हैं, मतलब वो जब शुरू से बना है ना, शुरू से ही वो वॉइड है। और वॉइडेबल होते हैं जो कि एक पार्टी की ऑप्शन पे होते हैं। एक पार्टी जो है उसकी ऑप्शन पे है कि वो उसके इंस्ट्रूमेंट को वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकता है और वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकता है। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें वॉइड और वॉइडेबल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वॉइड का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट शुरू से ही, जब से वो बना है तब से ही वो वॉइड है। ठीक है, अब आप किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शुरू से ही जो होता है वॉइड होता है, क्योंकि माइनर अपनी कंसेंट तो दे नहीं सकता ना, और उसकी अगर उसने कंसेंट दे भी दी तो वो जो कंसेंट होती है वो इररेलेवेंट होती है। ठीक है, और बोला इसमें और वॉइडेबल होते हैं जो एक पार्टी की ऑप्शन पे होता है। जैसे मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि तुम्हें वो उस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो आप तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पसंद ही नहीं आया, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो अब आपकी ऑप्शन पे है कि आपने उसको एनफोर्स करवाना है कि उसको फिर वॉइड डिक्लेयर करवाना है। अगर एनफोर्स करवाओगे तो वो वैलिड हो जाएगा, अगर बोलोगे कि नहीं एनफोर्स करवाना तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बना है जो वॉइड और वॉइडेबल नेचर का है, और जिससे जो पर्सन है जिसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको लगता है कि अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट अगर ये रहा तो मुझे इससे सीरियस इंजरी जो है कॉज होगी, इन फ्यूचर मुझे इससे कोई इंजरी कॉज हो सकती है, जो चाहे वो फिजिकल हो चाहे फिर वो दूसरे नेचर की हो। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई उसको इंजरी इन फ्यूचर में उससे कॉज हो सकती है तो वो जो है कोर्ट में जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट की कैंसलेशन के लिए। इतना क्लियर है? और इसमें नेक्स्ट बोला गया है सेकंड पॉइंट, इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट द कोर्ट शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन so registered, and such officer shall note on the copy of the instrument contained in his book the fact of its cancellation। अब जब आप उस इंस्ट्रूमेंट की कैंसलेशन के लिए गए ना, तो अब इसको कोर्ट जब कैंसिल करेगी ना तो उसकी एक कॉपी जो है जिस भी रजिस्टर्ड ऑफिस में वो रजिस्टर हुआ होगा ना, तो उसको भी सेंड करेगी कि भाई इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो आप अपनी एक कॉपी से भी इसको, मतलब जब आप कोई सेल डीड बनाते हो तो आपके पास एक सेल डीड आती है, तो एक कॉपी वो तहसील में भी तो रहती है ना। अब आपने इन फ्यूचर उसको कैंसिल करवाने के लिए केस किया, अब कोर्ट जब उसको कैंसिल करेगा ना तो उसके लिए पहले जो है एक ऑर्डर जो है वो तहसील को भी भेजेगा कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ से भी इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है वो अपनी जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट तो आप बता रहे थे जो मतलब अभी इन्फोर्स नहीं हुआ था, तो जो इन्फोर्स ही नहीं हुआ उसकी कॉपी कैसे लगेगी? जो सेल डीड होगी, अगर आप मतलब सेल डीड है ना, आप कोर्ट में गए, मतलब इंस्ट्रूमेंट वही हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है किसी चीज के लिए। ठीक है, अगर उसने ऑफर को
एक्सेप्ट कर लिया ना, तब एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस बनने के बाद उसमें आ जाएगी कि उसके लिए उसको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, कंसीडरेशन। अगर उसने कंसीडरेशन उसकी पे करी तब वो जो बनेगा वो एग्रीमेंट बनेगा। अगर उस एग्रीमेंट को आप एनफोर्स करवाओगे ना तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट हुआ कि वो एक सिर्फ एग्रीमेंट ही बना, दो पार्टीज के जी बीच जी में सिर्फ एग्रीमेंट बना। अब सेल डीड करवाते हो तो वो एक एग्रीमेंट ही होता है ना, सेलर और बायर के बीच में। लीज डीड कराते हो तो वो भी लेसी और लेसर के बीच में एक वही होता है ना, एग्रीमेंट ही होता है ना, कि मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी इतनी टाइम के लिए दे रहा हूँ। वो एग्री कर जाते हैं इस टर्म्स के ऊपर। जी मैम। तो वो कोर्ट में कॉपी तो वो तहसील में भी रहती है ना, जब आप कोई सेल डीड बनाते हो या कोई लीज डीड बनाते हो तो इसकी उसकी एक कॉपी तो वहां पे भी रहेगी ना, तहसील में भी। जी मैम। अगर आप कल को उस आपको लग रहा है कि ये मतलब इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है और मेरे को इसको कैंसिल करवा देना चाहिए, या फिर मुझे मतलब इससे कोई मेरे को सीरियस इंजरी कॉज हो सकती है इन फ्यूचर में, तो आप अगर उसकी कैंसिलेशन के लिए जाओगे तो कैंसिल कोर्ट करेगा, तो उसके लिए डायरेक्शन वो तहसील वालों को भी तो देगा कि ये जो बंदे हैं ये मेरे पास आए हैं इसकी कैंसिलेशन के लिए। तब कोर्ट ये देखेगा कि हाँ भाई, कोर्ट ने अगर कैंसिल कर दिया अब इंस्ट्रूमेंट को, अब तहसील वालों को डायरेक्शन गई तो तहसील वाले भी तो उसको फिर कैंसिल ही करेंगे ना जब ऑर्डर तहसील में जाएगा। तो वो क्या जी करेंगे मैम। उसको रख के अपने पास। जी मैम। तो ये इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, रिटन इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जी मैम। ठीक है। और इसमें बोला गया है सेक्शन नंबर 32 बात करता है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शली कैंसल्ड। अब कोई ऐसे मतलब कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सिर्फ पार्टली ही कैंसिल कराना चाहते हैं और पार्टली चाहते हैं इसको परफॉर्म करना, ठीक है। अब पार्टीज के पास राइट है कि वो पार्टली भी किसी इंस्ट्रूमेंट को जो है कैंसिल करवा सकते हैं। अगर पार्टली करवाना है तो उसके लिए आपको सेक्शन 32 में जाना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट क्या करेगी, पार्टली उसको कैंसिल कर देगी और बाकी का जो पार्ट बचेगा उसको वैसे स्टैंड रहेगा और उसको पार्टीज जो है परफॉर्म करेंगी। मतलब हाफ उन्होंने कैंसिल करवा दिया, हाफ उन्होंने जो है परफॉर्म करा, जी मैम। ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 33 पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली resisted as being void or voidable. On adjudging the cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require. अब इसमें बोला गया कि अगर जब भी आप कैंसिलेशन के लिए पार्टी जा रही है ना, तो अब अगर पार्टी ने एक दूसरे से कोई भी बेनिफिट लिए हुए हैं ना, वही एग्जाम्पल जी आ मैम। गया कि आप ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपना हाउस जो है वो सेल कर रहा हूँ, इसके बदले में आपको मुझे 3 लाख पेमेंट करनी पड़ेगी। अब उसने 1 लाख या 1,50,000 उसको पे कर दिया, लेकिन ए ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट को अपने वाले पार्ट को परफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। अब ये जाएगा भी कि हाँ ये जो है ये परफॉर्म तो कर नहीं रहा है, तो आप इसको ऐसा करो कि इसको कैंसिल कर दो। अब कोर्ट उसको कैंसिल तो करेगा, बदले में जो उसने 1.5 लाख रुपया दिए है वो तो उससे वापस दिलवाएगा ना। जी मैम। और जो अगर इसमें इसको कोई लॉस हुआ होगा उस एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं करने पर, तो उसके लिए कंपनसेशन भी दिलाएगा। ये सेम उसी की तरह सेक्शन नंबर 30 की तरह है, ठीक है। जी मैम। आगे आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डेक्लरेटरी डिक्रीज, सेक्शन नंबर 34। इसको पढ़ो जरा आप। तुमने बियर एक्ट ले लिए? नहीं मैम। तो कब लेने हैं? मैम मंगवाए हैं। अच्छा, सेक्शन नंबर 34 पढ़ो। Discretion of court as to declaration of status or right. Any person entitled to any legal factor or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny is entitled to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled,
and the plaintiff need not in such suit or for any further relief, provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief, then a mere declaration of title omits to do so. Explanation: a trustee of property is a person interested to deny the title adverse to the title of someone who is not in existence and for whom, if in existence, he would be. इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन का कोई लीगल कैरेक्टर जो जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है या कोई ऐसा राइट है प्रॉपर्टी में, तो अगर उसको दूसरा पर्सन अगर उसके उस राइट को या फिर उसके जो वो उस लीगल कैरेक्टर है उसको अगर डिनाई कर रहा है ना, तो वो कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि जी ये मेरे राइट को या मेरे इस लीगल कैरेक्टर को डिनाई कर रहा है, या फिर वो इंटरेस्टेड है उसको डिनाई करने में, तो वो जाकर जो है कोर्ट से जो है डेक्लेरेशन की डिग्री ले सकता है। इसमें मैं एग्जांपल तुम्हें बताती हूँ। जैसे ए है, ऐसे बताती हूँ, ए है फादर, दिख रहा है, जी हाँ, और बी है सन, ठीक है। अब ए बोलता है कि ये जो बी है ये मेरा बेटा नहीं है, ठीक है। अब इसके राइट को जो है वो जो ए है वो डिनाई कर रहा है, इसके लीगल कैरेक्टर को डिनाई कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये मेरा बेटा है ही नहीं, ठीक है। अब बी के पास क्या रेमेडी है, बी कल को क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और डेक्लेरेशन कराएगा ना कि ए ही मेरा बाप है। जी हाँ, अगर ये बंदा इसके लीगल कैरेक्टर को डिनाई कर रहा है तो बी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाए और डेक्लेरेशन ले और ये प्रूव करे कि ये मेरे फादर है ना, तो वो ए के अगेंस्ट जो है डेक्लेरेशन की डिग्री ले सकता है। अब आगे इसमें राइट की बात, राइट में आ जाएगा, जैसे ए और बी है, ये ए जो है फादर है और बी जो है ये है सन। अब इसका एक और सन है सी, ठीक है, ये दो सन है, ठीक है। अब ये फादर है, इसकी डेथ होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, अब वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, इसके बेटों को ही जाएगी ना, ठीक है। अब क्या करता है ये जो बेटा है बी, ये करता है कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हाफ हाफ शेयर बनना था इनकी फादर की प्रॉपर्टी में, ठीक है, हाफ इसका बनना था हाफ इसका बनना था, लेकिन इसने क्या किया, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली। अब सी के पास क्या राइट है, सी कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि ये जो मेरा राइट है प्रॉपर्टी में, ये इसको जो है ये इन्फ्रिंज हुआ है और आप मुझे डेक्लेरेशन दो कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी में मेरा भी राइट है। तो ये कोर्ट को जाके अप्रोच करेगा और डेक्लेरेटरी डिग्री लेगा कि डेक्लेरेशन करो कि ये मेरे फादर की प्रॉपर्टी में मेरा भी राइट है हाफ शेयर का। जी मैम, सूट फूट डेक्लेरेशन का मेनली ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है कि जैसे आप बता रहे थे कि ये ए बी वाला जो आपने, इसमें बोला है चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो चाहे आपका कोई लीगल कैरेक्टर हो, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार स्कूल कॉलेजेस में हमारे जो फादर के नेम या फिर हमारे अपने नेम में सर नेम वगैरह गलत हो जाता है ना, तो उसके लिए किसी में, जैसे मेरा नाम है गुरमीत कौर, ठीक है, किसी में चला होगा गुरमीत सिंह, ठीक है। अब दो डॉक्यूमेंट है, दोनों में अलग अलग हो गया, एक में कौर हो गया एक में सिंह हो गया, ठीक है। तो अब मैं कोर्ट में जाऊंगी, क्योंकि ये अगर गुरमीत सिंह हो गया तो इसमें मेरी आइडेंटिटी चेंज ही होगी ना, क्योंकि सिंह तो वैसे भी लड़कों में लगता है ना, और कौर लगेगा लड़कियों के लिए। अब मेरी दोनों उसमें आइडेंटिटी चेंज होगी, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और कोर्ट में जाके बोलूंगी जी मेरी 10th की सर्टिफिकेट में कौर है और जो 12th का सर्टिफिकेट आया उसमें सिंह है। तो अब बोर्ड वालों को आप डायरेक्शन दो कि मेरे इस नाम को जो है कौर किया जाए, या मेरे अगर फादर का नेम गलत हो गया तो मैं कोर्ट से डेक्लेरेशन डिग्री लूंगी ना उनके अगेंस्ट कि इनको बोलो कि मेरे इस नाम को करेक्ट किया जाए। तो इन सब सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही डेक्लेरेशन सूट जाएगा। अगर आपका कोई राइट है, कोई लीगल कैरेक्टर है, अगर उसको कोई बंदा डिनाई कर, अब ये मेरा लीगल कैरेक्टर ही आ गया ना कौर और सिंह, और इसको बंदे डिनाई कर रहे हैं, एक जगह सिंह कर रहे हैं एक जगह कौर कर रहे हैं, है ना। तो अब मेरे को इनके अगेंस्ट डिग्री लेनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं डेक्लेरेशन डिग्री। ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही नहीं होता, अगर आपका कोई लीगल कैरेक्टर है अगर उसको डिनाई किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप ले सकते हो। ओके मैम, क्लियर?
जी मैम। और इसमें एक बात ये बोली गई है कि जब भी आप डिक्लेरेशन के केस के लिए जाते हो, डिक्लेरेशन की सूट फाइल करते हो, तो आपको जितने भी रिलीफ उसमें मिल बनते हैं, ठीक है, तो आपको सारे के सारे जो रिलीफ हैं उसमें एक ही सूट में जो है क्लेम करने होते हैं। ये नहीं है कि आप एक आपने एक दो आपने रिलीफ क्लेम कर लिया और उसके बाद आप ना दूसरा एक और डिक्लेरेशन सूट चल गया, तीसरा चौथा रिलीफ उसमें क्लेम कर लिया। तो ये बोलेगा कि अगर आपने एक डिक्लेरेशन सूट किया तो उसमें जितने ऑल ओवर आपके रिलीफ बनते हैं ना, आपने वो सारे ही उसमें मांग लेने हैं। ये नहीं कि बार बार अलग अलग सूट्स करते रहना। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस होंगे और कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होगा, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। तो इसमें ये बोला गया है। जी मैम। क्लियर है ये? जी मैम। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है इसका सेक्शन नंबर 35, इफेक्ट ऑफ डेक्लेरेशन। इसको पढ़ो। A declaration made under this chapter is binding only on the parties to the two persons claiming through them respectively, and where any of the parties are practiced on the persons to whom it in existence at the date of declaration, such parties would be practiced. हाँ, अब इस डेक्लेरेशन की अगर आपने डिक्री ले ली तो वो डेक्लेरेशन की डिक्री किसके ऊपर बाइंडिंग होगी? सिर्फ पार्टीज के बीच में। ए और बी ने एक सूट किया डेक्लेरेशन का, तो अगर इसमें कोई भी ऑर्डर आता है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट एनफोर्स होगा? सिर्फ ए और बी के अगेंस्ट, किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट नहीं होगा। जिस पार्टी ने जिसके अगेंस्ट डेक्लेरेशन ली है तो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंड होगा वो ऑर्डर, थर्ड पार्टी के ऊपर बाइंड नहीं होगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ राइट इन पर्सोनम, मतलब पर्सन के ऊपर ही होता है ये। एक होता है राइट टू रैम। राइट टू रैम का मतलब होता है कि वो ऑल ओवर जितने भी ऑल ओवर वर्ड है उन सब के ऊपर जो है अप्लाई होता है। लेकिन ये जो डिक्री होगी ये सिर्फ पर्सन के ऊपर ही होगी, जो पार्टीज है सूट की उन्हीं के ऊपर जो है ऑर्डर अप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर? क्या बोलते हैं मैम? डॉक्ट्रिन ऑफ? इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन, इसको बोलते हैं राइट ऑफ पर्सोनम ना। ये सिर्फ पर्सन्स के ऊपर होता है। और एक होता है राइट टू रैम, जो होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर होता है। पूरे एक डिग्री आई तो वो पूरे सारे ही लोगों के ऊपर होगी। जी मैम। ये हम बाद में पढ़ेंगे, राइट टू रैम और राइट टू पर्सोनम क्यों का मतलब क्या होता है। ये डिफरेंट टॉपिक है, ये जब हम एविडेंस वगैरह पढ़ेंगे ना तब उसमें आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंजंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट वाले चल पड़े हुए हैं तो अब इसमें कंप्लीट हो ही जाएगा ये आज मेरे हिसाब से। इंजंक्शंस, अब ये बोला गया है कि इंजंक्शंस, एक तो इसमें टाइप्स क्या होते हैं इंजंक्शन के। इंजंक्शन के होते हैं वैसे तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है टेम्परेरी इंजंक्शन और एक होती है परमानेंट इंजंक्शन। अब जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो जो ली जाती है अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC के अकॉर्डिंग। और एक होती है प्रिवेंटिव इंजंक्शन, आई मीन परपेंचुअल इंजंक्शन, वो होती है परमानेंट नेचर की, जिसको हम क्लेम करते हैं सेक्शन नंबर 38 के अकॉर्डिंग। मैम अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में तो टेम्परेरी होगी ना? हाँ, टेम्परेरी इंजंक्शन जो है CPC के अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC में चलेगी। और जो परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल करोगे वो करोगे आप सेक्शन नंबर 38 के अकॉर्डिंग, CPC? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ। हाँ, तो इसमें सेक्शन नंबर 36 बोलता है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। तो इसमें बोला गया है किसी बंदे को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास 2 टाइप्स की इंजंक्शन है। प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्पररी और परपेंचुअल। मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है, कोर्ट उसको 2 टाइप से दे सकता है, एक तो टेम्परेरी दे सकता है और एक परमानेंट दे सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें बोला हुआ सेक्शन नंबर 37 बोलता है टेम्पररी एंड परपेंचुअल इंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। टेम्पररी इंजंक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम or until the further order of the court, and they may be granted at any stage of the suit and are regulated by the code of civil procedure। अब इसमें क्या बोला गया, टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? टेम्परेरी इंजंक्शन होता है जैसे ए और बी ने कोई केस फाइल कर दिया, ठीक है,
उनका किसी ज़मीन से रिलेटेड मैटर है, तो उन्होंने जो है केस फाइल कर दिया, ठीक है। अब ए को लगता है कि बी जो है मेरी प्रॉपर्टी को जो है वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जिससे मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है ना। तो जी ए क्या बोलेगा, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि कोर्ट को बोलेगा कि जब तक हमारा सूट डिसाइड नहीं होता तब तक के लिए इसको रिस्ट्रेन किया जाए कि वो ये वहाँ पे कुछ भी ना कर पाए, है ना। तो कोर्ट क्या करती है, अब कोर्ट अब ड्यूरिंग जब ये सूट चला हुआ है ना, तो अब कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी कि हाँ भाई तुम में से कोई भी इस पे जो है कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा या जो भी नेचर है लैंड का उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, तो उसको बोलेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन। अब टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो किसी भी स्टेज पे कोर्ट की जब ये केस चला है तो केस की किसी भी स्टेज पर जो है आप मांग सकते हो, है ना। और इसमें बोला गया है ये तब तक ऑर्डर एनफोर्स रहेगा जब तक कोर्ट अपना कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं दे दे इस पे, या फिर फर्दर जब तक ये सूट डिसाइड ना हो जाए। क्लियर है। जी जी उसके बाद बात की गई है परपेंचुअल इंजंक्शन की। अब परपेंचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हेयरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेंचुअली enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff। अब इसमें बोला गया परपेंचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाता है। परपेंचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है जब आपका केस फुल फ्लैश जो है सुन लिया जाता है, उसमें एविडेंस लीड कर लिए जाते हैं, तो कोर्ट जो है ये मेरिट ऑफ द केस पूरे केस को सुनने के बाद एविडेंसेस को सुनने के बाद फाइनली ऑर्डर पास करती है कि इसमें बनता है परपेंचुअल इंजंक्शन की नहीं बनता है। परपेंचुअल इंजंक्शन बनेगा तो कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को परमानेंटली स्टे कर देगी कि भाई अब तू इस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे जी परमानेंट इंजंक्शन। जब सूट डिसाइड हो जाता है, अगर आपने परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल किया और सूट डिसाइड हो गया तो दूसरी पार्टी को हमेशा के लिए रोक दिया जाता है कि अब इसमें तेरा कोई राइट नहीं है और तू इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। मतलब अगर केस करना हो तो परपेचुअल का किया हो तो उसमें फिर ऑर्डर 39(1)(2) की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी परमानेंट। लगानी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि हमें ये प्रॉपर्टी में कोई छेड़खानी कर रहे हैं या इससे ये अगर प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे मेरा लॉस होगा। अगर पार्टीशन ही नहीं हुई है किसी सूट की किसी लैंड की, अगर ए और बी है ना, दो भाई हैं उनकी लैंड है उसमें पार्टीशन अभी नहीं हुई है और बी जो है उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब इनमें से दोनों में से किसको क्या पता है कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी इनको आएगी और कौन सा पोर्शन इनको आएगा, ठीक है। अब बी जो है वो जाएगा कोर्ट, बी अगर उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ए कोर्ट में जाएगा और बोलेगा जी ये तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है इस पे, तो इसको रिस्ट्रेन करो जब तक हमारा जो पार्टीशन नहीं हो जाती तब तक के लिए इसको रिस्ट्रेन किया जाए, ठीक है। तो वो पर कोर्ट से मतलब परपेचुअल के साथ टेम्परेरी इंजेक्शन की लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन अगर लेना होगा। हाँ, पर वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस होता है, कई बार जरूरत होती भी है कई बार नहीं होती, पर मोस्टली तो लगाते ही हैं। क्योंकि अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा तो उसको रोकने के लिए जब तक परमानेंट की डिसाइड होगी वो तो होगी, जब केस खत्म होगा तब तक के लिए तो बंदे को रिस्ट्रेन करना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो टेम्परेरी लगवानी पड़ेगी, जी है ना। तो उसको बोलते हैं, ये हो गया टेम्परेरी और परमानेंट, ये हो गया क्लियर। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परपेंचुअल इंजंक्शंस कब ग्रांट की जाती हैं। परपेंचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, इसको पढ़ो। Subject to the other provisions contained in or referred by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor either expressly or by implication. When any such obligation arises from contract, the court shall be guided by the rules and provisions contained in chapter 2. When the defendant invades or threatens to invade the plaintiff's right to or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases, namely, where the defendant is trustee of the property for the plaintiff, where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invade. सारे पढ़ लिए ये। जी मैम। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि कोर्ट परपेंचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट करता है। अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी ऐसा हो रहा है, ब्रीच हो रहा है किसी ऑब्लिगेशन का, जैसे मैंने बताया ना कि कोई बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि मान लो ए और बी का
कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ए का उसमें हाफ शेयर है। अब वो जो बी है वो आकर जो है ए की प्रॉपर्टी के जो शेयर है उसमें आके कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। अब ए को इससे लॉस हो रहा है, कोर्ट में गया, ए इसको बोला कि बी को जो है परमानेंटली रिस्ट्रेन करो कि ये मेरी वाले जो पोर्शन है उसमें कंस्ट्रक्शन ना करे, ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगा, इसको जो है परमानेंटली रिस्ट्रेन करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका उसका पोर्शन है ना ये, क्योंकि वो जमाबंदी से जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है उससे पता लग ही जाएगा कि ये प्रॉपर्टी में किसका वो राइट बनता है, शेयर बनता है ना। तो अब कोर्ट इसको परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगा। अब किन केसेस में करेगा, जब कोर्ट को लगता है कि अगर जो बंदा जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर इसमें कंस्ट्रक्शन होगी जो प्लेंटिफ है उसको जो है हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे किसी भी मैनर से, मतलब उसको मनी से कंपनसेट नहीं करा जाएगा, ना ही उसका जो लॉस हुआ है उसको हम एसरटेन कर पाएंगे कि कितना इसको एक्चुअल डैमेज हुआ है, ठीक है। जी मैम। अब ये जो इंजंक्शन ग्रांट की जाती है ये इसलिए भी की जाती है ताकि फर्दर कोई आगे की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ना हो, क्योंकि अगर इसको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा कोर्ट और रिजेक्ट कर देगा इसकी एप्लीकेशन, तो कोर्ट में ऑब्वियसली बात है ये दोबारा से फिर से कोर्ट को अप्रोच करेगा, फिर रिजेक्ट होगा, ये फिर से करेगा, तो उससे जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी ना, बार 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 बार, तो कोर्ट इसके बार बार चक्रों में थोड़ी पड़ा रहेगा, तो इसको एक ही बार रिलीफ दे दिया जाएगा ना, ताकि ये दोबारा ना कर पाए। जी मैम। तो इसके लिए ये है इसके मेन पॉइंट कि कब कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 39 मैंडेटरी इंजंक्शन, इसको पढ़ो। Mandatory injection. When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compare the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. The court may in its discretion grant an injection to prevent the breach complained of and also to control the performance of the requisite. ठीक है। अब मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है, मैंडेटरी इंजंक्शन होता है कि किसी पर्सन को अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको उस काम को करवाने के लिए कंपेल करना, ठीक है। अगर कोई वो एक्ट है उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको करने के लिए कंपेल करना कि तू इस चीज़ को कर, तो उसको बोलते हैं हम मैंडेटरी इंजंक्शन। जब हम मैं समझा नहीं। मतलब कोई ऐसा एक्ट है जिसको करना नेसेसरी है, ठीक है, लेकिन वो बंदा कर नहीं रहा है, तो अब कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी मैंडेटरी इंजंक्शन के थ्रू कि इसको तेरे को करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट काम है और इसको तेरे को करना ही पड़ेगा। तो उसको कंपेल किसके द्वारा किया जा रहा है, कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। अगर मैं करूँगी तो मेरे द्वारा तो वो कंपेल होगा नहीं, अब कोर्ट ऑर्डर करेगा तभी वो करेगा ना। तो कोर्ट जो है मैंडेटरी इंजंक्शन के थ्रू जो है कंपेल करती है किसी पर्सन को कुछ ऐसा एक्ट करने के लिए जो जरूरी एक्ट है, समझे। जी मैम। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब यही होता है कि अगर कोई ऐसा काम है जो करना ज़रूरी है लेकिन वो पर्सन कर नहीं रहा है तो उसको कंपेल करवाती है कोर्ट, उसको कंपेल करती है कि तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम मैंडेटरी इंजंक्शन। जब भी हम अपनी ये परमानेंट इंजंक्शन की फाइल लगाते हैं ना तो उसमें हम ये मैंडेटरी इंजंक्शन भी डालते हैं कि इनको कंपेल किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने ए और बी की कोई प्रॉपर्टी है, ए ने जो है मतलब हाफ हाफ शेयर है इनका, लेकिन अभी डिवाइड नहीं हुआ है शेयर, ठीक है, जी मैम। हाफ हाफ शेयर है इनका, डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन बी ने जो है उस प्रॉपर्टी में अपना हाउस जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। कल को डिक्री इनके अगेंस्ट आ गई, बी के अगेंस्ट, और बी को बोला जाएगा कि भाई ये जो हाउस तूने बनाया है ये तो आ रहा है ए के फेवर में क्योंकि ए की ज़मीन में निकल रहा है, ठीक है। तो जी। कोर्ट क्या इसको ऑर्डर करेगी कि अपना ये जो हाउस है इसको डिमोलिश कर, हाँ जी। तो कोर्ट इसको वही करेगी ना, कंपेल करेगी इस काम को करने के लिए। जी मैम। अगर ये ए बोलेगा तो थोड़ी करेगा, ये कोर्ट बोले कि जी तुझको मैम। करना ही पड़ेगा तो कंपेल करेगी। तभी हम कोर्ट में जब भी परमानेंट इंजंक्शन लगाते हैं तो साथ में मैंडेटरी इंजंक्शन भी लगाते हैं, इंजंक्शन के लिए भी प्रे करते हैं ताकि अगर कोई वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है तो उसको डिमोलिश करना हो तो कोर्ट उसको कंपेल कर पाए। क्लियर? ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 40, इसको पढ़ो।
damages in lieu of or in addition to injection. The plaintiff in a suit for perpetual injection under Section 38 or mandatory injection under Section 39 may claim damages either in addition to or in a substitution for such injection, and the court may, if it thinks fit, award such damages. No relief for damages shall be granted under this section unless the plaintiff has claimed such relief in his claim. Provided that where no such damages have been claimed in the claim, the court shall at any stage of the proceedings allow the plaintiff to amend the plaint for such term as may be just for including such claim. The dismissal of a suit to prevent the breach of an obligation as listing in favor of the plaintiff shall bar his right to sue for damages for such breach. ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि अगर आपने इंजंक्शन का सूट लगाया ना, तो अगर आपको बीच में कोई डैमेज हुआ है या कुछ भी मतलब कोई भी, अगर आपको इसको क्लेम करने के बाद, अगर करने से पहले अगर डिफेंडेंट ने अगर आपको कोई डैमेज करा हुआ है या आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करा है, तो आप डैमेजेस के लिए भी इसमें इन एडिशन जो है प्लेंट में जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये डैमेज हुआ है तो इसकी भरपाई भी की जाए। ठीक है, तो अब जो कोर्ट है वो मतलब अगर आपने वो मांगा होगा वो तभी देगी रिलीफ। अगर आपने कोर्ट प्लेंट में वो रेमेडी रिलीफ मांगा होगा ना, तभी वो कोर्ट आपको ग्रांट करेगी। अगर आपने नहीं मांगा होगा तब आपको वो कोर्ट रिलीफ नहीं देगी, फिर आपको बोलेगी कि पहले आप अपनी प्लेंट को अमेंड करो और इस रिलीफ को डाल लो इसमें, तभी मैं आपको ग्रांट करूँगी। मतलब अगर आपको कोई भी उस प्रॉपर्टी, जैसे ए और बी की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में अगर आप जैसे इसमें ही बोल दिया कि इसने अपना घर बना लिया हुआ है, अब घर बना लिया तो अब घर बनाया है, तो अब कोर्ट ये बोलेगी ना कि भाई अपना इस घर को तोड़, क्योंकि उसको जो है इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके हिस्से में आ रहा है ये चीज़, ये प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई हुई है, तो तूने अपने ही मर्जी से अपनी विश से ये घर कैसे बना लिया जब तुम लोगों की प्रॉपर्टी डिवाइड ही नहीं थी। अब जब डिवाइड हुई तो अब ये घर जो है एक ही प्रॉपर्टी में आ रहा है। ठीक है, तो कोर्ट इसको बोलेगी कि भाई इस घर को तोड़, तो ये डैमेजेस ही हुआ ना, उसको डैमेज हुआ था तो वो अपने डैमेजेस तो क्लेम करेगा ही ना। क्लियर हुआ ये? मतलब ये है इसका कि इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डैमेजेस हुए हैं तो आप उसको भी कोर्ट से जो है मांग सकते हो, क्लेम कर सकते हो एज अ रिलीफ। ठीक है, उसके बाद लीव का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ये लीव का मतलब क्या होता है? रिलीफ, राहत। आपको जो चीज़ें आपका नुकसान हुआ है तो आपको जो चाहिए कोर्ट से कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, इस केस से ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, तो आपको वो सारी ही चीज़ें कोर्ट से क्लेम करनी होती हैं, जो आपके रिलीफ बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया इंजंक्शन। कब आपकी कोर्ट जो है इंजंक्शन के सूट को जो है रिफ्यूज़ कर सकती है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इंजंक्शन के सूट्स को कोर्ट जो है ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें जो कोर्ट जो है आपकी इंजंक्शन की डिक्री को देने के लिए आपको रिफ्यूज़ कर सकती है। इसको पढ़ो, एक एक करके पढ़ना। A, to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the court in which the injunction is sought unless such restraint is necessary to prevent a motive proceeding of proceeding. ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ए और बी है और ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसने बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये डाल दिया कि अगर कल को ना मैं ब्रीच करूंगा तो तू कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो कॉलम है ये तो गलत है ना कि आप कोर्ट को अप्रोच ही नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तब भी आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो ये क्लोज, ऐसा कोई क्लोज डालना जो जिससे आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ही प्रोसिक्यूट करने के लिए मना कर रहे हो। ठीक है, कि किसी पर्सन को आप रिस्ट्रेन कर रहे हो ना कि तू मेरे खिलाफ केस ही नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट ऐसा कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि आप किसी को रिस्ट्रेन करो कि कल को तू मेरे अगेंस्ट एक्शन मत लेना, अगर मैं तेरे साथ गलत भी करूंगा तब भी तू मेरे अगेंस्ट एक्शन मत लेना। नहीं हो सकता ना। तो अगर इस तरह का कोई केस है और इसके लिए आप इंजंक्शन लेने जाते हो तो फिर उसके लिए जो है आप कोर्ट जो है आपको मना कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। To restrain any person from instituting or
prosecuting any proceeding in court not subordinate to that from which the injunction is sought. To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in court not subordinate to that from which the injunction is sought. अब कोर्ट अगर वो अपने इसमें ये क्लोज डाल देते हैं कि भाई अगर मैं तेरे को कल को कोई भी नुकसान करता हूँ तो तूने सिर्फ इसी कोर्ट में जाना है, दूसरे कोर्ट में नहीं जाना है। अब कोर्ट में तो वहीं जाएगा ना बंदा जिसकी उसकी जुरिस्डिक्शन बनेगी। अब कोर्ट की भी तो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। पहले कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ही जाते हैं। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलीफ ना मिले तभी हम ऊपर वाले कोर्ट्स में जाते हैं, एडीजे डीजेस के पास। सीधा आप बोल दोगे कि भाई तू एडीजे के पास जाना, नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट में मत जाना, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई आपने कॉलम डाला है और उससे आप प्रिवेंट कर रहे हो पर्सन को, तो ऐसे ऐसे केसेस में भी इंजंक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेशन कोर्ट में ऐसा कुछ। अब इंजंक्शन अगर आपने पहले शुरू में केस करना तो पहले आप छोटी वाली कोर्ट को अप्रोच करते हो, उसके बाद ही आप ऊपर वाले में जाते हो ना अपील वगैरह करने के लिए उसकी। कोर्ट में अगर आपने ये बोल दिया कि भाई पहले तू ए कोर्ट में मत जाना, तू पहले बी कोर्ट में चल जाना, तो आप बी कोर्ट में कैसे जा सकते हो? पहले ए को ही अप्रोच करना पड़ेगा ना, ए कोर्ट को ही, है ना। तो अगर ऐसा क्लोज डालते हो कि पहले बी में चल जाना, ए को तू अप्रोच ही मत कर, तो इस तरह की चीज तो फिर इलीगल है ना। इस तरह की आप कोई भी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको आप इंजंक्शन, उसमें इंजंक्शन लेना चाह रहे हो तो वो नहीं मिलेगी फिर आपको। उसके बाद है लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी यही आ गया कि अगर आपको कोई बंदा किसी भी वैधानिक बॉडी को अप्रोच करने के लिए रोक रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई केस है और वो एसडीएम के पास चलना है और कोर्ट को एसडीएम कोर्ट में चलना है, लेकिन आपको जो आप जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो बंदा आपको कोर्ट में जाने के लिए रोक रहा है या उस बॉडी को अप्रोच करने के लिए रोक रहा है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है इंजंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in criminal. To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter. अगर अब ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ए के पास राइट है कि ए वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रॉड के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। अब ए के पास राइट है कि ए सिविल सूट भी फाइल कर सकता है और क्रिमिनल सूट भी फाइल कर सकता है, ठीक है। क्रिमिनल में वो फ्रॉड के लिए उसको उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और सिविल में वो सिविल लॉस को के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब इसने ए ने उसको बोल दिया कि भाई तू क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट मेरे ऊपर एक्शन ही मत लेना, तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया गया तो उसके लिए अब उसके लिए भी आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगा। मतलब एक स्पेशल बता दो, मतलब इसमें ये बोल दिया कि तू सिर्फ मेरे अगेंस्ट ना सिविल जो प्रोसीजर है उसी को अडॉप्ट करना, लेकिन उस बंदे के पास राइट है कि वो सिविल भी कर सकता है और क्रिमिनल भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको ये बोला कि तू सिविल ही अडॉप्ट करना, मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन मत लेना। तो अभी ये क्रिमिनल एक्शन ना लेना, तो इस तरह का कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस चीज़ के अगेंस्ट अगर आप इंजंक्शन लेने जाते हो तो वो भी नहीं मिलेगा ना। अब आप किसी बंदे को कैसे रोक सकते हो कि उसके अगेंस्ट आप एक्शन ना लो? हाँ। To prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specific to people. हाँ, अगर आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है और उसको अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए खुद ही रोक रहे हो, ठीक है। अगर आप खुद रोक रहे हो तो फिर उसके अगेंस्ट भी आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब ए जो है उसको प्रिवेंट कर रहा है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना कर पाए। अगर आप खुद ही उसको प्रिवेंट कर रहे हो परफॉर्म करने के लिए, तो फिर आप उसके अगेंस्ट इंजंक्शन के लिए कैसे जा सकते हो जबकि आप खुद ही गलत हो वहाँ। क्लियर? मतलब बी परफॉर्म ना कर पाए, हाँ, मतलब परफॉर्म ना कर पाए या फिर वो ब्रीच करे, कुछ भी है। तो अगर आप उसको खुद ही रिस्ट्रेन कर रहे हो उसको परफॉर्म करने के लिए और फिर खुद ही उसके अगेंस्ट कोर्ट में चल जा रहे हो इंजंक्शन लेने के लिए, तो कोर्ट ऐसे मैटर्स में इंजंक्शन थोड़ी देगा। जी मैम। To prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be nuisance.
to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably। हाँ, अगर आप कोर्ट में जाते हो कि ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन उस आपके जो एक्ट है उससे क्लियर ही नहीं हो रहा है कि इससे न्यूसेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट में जाते हो कि भाई ये न्यूसेंस कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्ट है वो न्यूसेंस की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी जो है इंजंक्शन नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं समझा। मतलब ए और बी है, बी जो है मतलब ए जाके कोर्ट में बोलता है कि बी जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है मोहल्ले में, ठीक है। जी मैम। अब बी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ए को ये चीज़ प्रूव भी तो करनी पड़ेगी कि वो किस तरह का न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। अब ए के पास कोई ऐसा एक्ट है ही नहीं है बी का जिससे प्रूव हो रहा हो कि वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब जी मैम। जबकि एक्ट उसके पास है ही नहीं है, तो कोर्ट कैसे उसको बिना उसके किसी प्रूफ के उसके अगेंस्ट न्यूसेंस के उसके अगेंस्ट जो है इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेगी कि ये न्यूसेंस कर रहा है और इसको रोका जाए। जी मैम। क्लियर? जी मैम। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट अ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्यूसाइज। इसमें बोला गया है कि अगर कॉन्टिन्यूइंग में कोई ब्रीच हो रहा है लेकिन जो प्लेंटिफ है उसको चुपचाप मान रहा है, ठीक है, और बाद में जा रहा है, मतलब एक मोमेंट पे भी वो ब्रीच हुआ तब भी वो चुप रहा, दूसरे मोमेंट पे ब्रीच हुआ तब भी चुप रहा, तीसरे मोमेंट पे हुआ तब भी चुप रहा, चुपचाप उस चीज़ को मानने जा रहा है, प्रिवेंट कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है लेकिन उस चीज़ को मानने जा रहा है, और बाद में लास्ट मोमेंट पे जाके बोलता है कि हाँ भाई इसके इंजंक्शन मुझे अब इंजंक्शन दो, तो कोर्ट उसके लिए नहीं कोर्ट उसके लिए रिफ्यूज करेगा, क्योंकि कोर्ट बोलेगा पहले तू कहाँ सोया हुआ था। जी मैम। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड की बात है। इंजंक्शन से रिलेटेड है कि इंजंक्शन आपको कब कब नहीं मिलेगा। जी मैम। मैं एग्जांपल आपको कॉन्ट्रैक्ट किस लिए दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चल रहा है ना, कोई आप प्रॉपर्टी का जी लेन देन करते हो तो वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। जी मैम। और अगला बोल रहा है कि व्हेन इक्वली एफिशियस रिलीफ कैन सर्टनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर एजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आपने जो है कोई और मोड से अगर आपने रिलीफ ले लिया हुआ है ना, तो अगर आपने उस मोड से रिलीफ ले लिया है तो फिर आप इंजंक्शन के लिए अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो किसी अदर मोड से वो रिलीफ ले लिया है, तो उसके लिए फिर आप जो है इसमें नहीं जाओगे, इंजंक्शन के लिए नहीं जाओगे अगर आपने किसी और मोड से ले लिया है। और उससे अगला वाला बोलता है इफ इट वुड इम्पीड और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंटरफेयर विद द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट फैसिलिटी रिलेटेड देयर टू और सर्विसेज बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने आपको जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट की उसका है, जैसे सड़क बन रही है अब, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अब कल को इतने लोगों की ज़मीन जा रही है उसमें, अब हर लोग जाएंगे कोर्ट में जाके केस कर देंगे जी मेरी तो इन्होंने ज़मीन ले ली, मेरा तो इन्होंने घर भी डिमोलिश कर दिया, तो कोर्ट क्या इस इन मैटर्स पे स्टे देगा? सरकार के अगेंस्ट नहीं देगा, क्योंकि उनको उसके बदले कंपनसेशन दिया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल के लास्ट में देखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन कौन से आएंगे, एनर्जी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब आते हैं इसमें। तो अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो इसमें भी इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट नहीं करता है, कोर्ट इसको रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। मैम इसमें स्पेशल गवर्नमेंट की मेंशन है। हाँ जी, इसमें स्पेशल गवर्नमेंट का ही मेंशन है। गवर्नमेंट का ही इसमें शेड्यूल दिया हुआ है ना। अब शेड्यूल में बताए हुए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे, और गवर्नमेंट जो है उसमें उस लिस्ट में जो है और चीज़ें भी ऐड कर सकती है, वो गवर्नमेंट की विश है, गवर्नमेंट उसमें और चीज़ें ऐड भी कर सकती है, उनमें से किसी चीज़ को रिड्यूस भी कर सकती है। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब एनर्जी वाला ये जो बिजली वगैरह बन रही है तो ये गवर्नमेंट की चीज़ें है ना, ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट के अंडर है, ये सड़क वगैरह का काम है पीडब्ल्यूडी का, ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ना, तो इनके अगेंस्ट जो है फिर इंजंक्शन नहीं मिलता है। जो इसमें डिले करेगा, अगर कल को मान लो वो सड़क बन रही है, अगर कल को उसके ऊपर स्टे लग गया, तो अब स्टे लगेगा कब केस डिसाइड होगा? 15-20 साल लगेंगे किसी केस को डिसाइड होने के लिए, तब तक वो काम तो फिर पेंडिंग में चला गया, वो तो वैसे का वैसा ही हो जाएगा, है ना। तो कोर्ट क्यों ऐसे ऐसे मैटर्स पे कैसे स्टे दे देगा, जिससे जो है फिर पब्लिक को कितना नुकसान होगा, पब्लिक को नुकसान होगा, प्लस जो गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है उसको भी तो नुकसान होगा।
जी मैम। तो ऐसे ऐसे मैटर्स पे नहीं देती है गवर्नमेंट स्टे कोर्ट स्टे। उससे अगला बोलता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और हिज एजेंट हैज बीन सच एज इंटाइटल टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। मतलब इसमें बोल रहा है कि इसमें जो प्लेंटिफ है तो वो जो जा रहा है कोर्ट में वो खुद ही उसकी इंटेंशन क्लियर नहीं है। मतलब एक एक जो है कोर्ट में एक मैगजीम है ये बोला जाता है जिसमें कि आप जब बंदा कोई केस करने जाता है तो वो खुद पहले उसके हाथ जो होने चाहिए क्लीन होने चाहिए कि वो खुद गलत नहीं कर रहा होना चाहिए किसी के साथ। जब आप क्लीन हैंड के साथ जाते हो तभी आपको रिलीफ मिलता है। अगर इसमें बोला गया अगर प्लेंटिव खुद ही उसकी इंटेंशन जो है वो गलत इंटेंशन है, मेलाफाइड इंटेंशन है, मतलब उसकी इंटेंशन है कि किसी दूसरे पर्सन को हरास करना, ठीक है। तो अगर इस तरह के कंडक्ट से अगर प्लेंटिव जा रहा है कोर्ट में और रिलीफ मांग रहा है कि इंजंक्शन मुझे दो, तो कोर्ट जो है उसको लिए मना करेगा, तब उसको नहीं देगा, ठीक है। और नेक्स्ट बोला गया व्हेन द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। अब ए ने कोई ऐसा केस किया बी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर केस किया, लेकिन उस प्रॉपर्टी में ए का कोई राइट ही नहीं बनता है, वो ना तो ओनर है ना उसका पोजेशन है। अब उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो जा रहा है कोर्ट में बी को हरास करने के लिए, ठीक है। अब जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोर्ट उसको क्यों रिलीफ ग्रांट करेगी इंजंक्शन के। जी मैम। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर है। जी मैम। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है हमारा, ये बोलता है इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज ई ऑफ सेक्शन 41 वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू अ सर्टेन एक्ट coupled with the negative agreement express or implied not to do a certain act, the circumstances that the court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it for granting an injunction to perform the negative agreement, provided that the plaintiff has not failed to perform the contract so far as it is binding on him। अब इसमें बोला गया कि दो टाइप के एग्रीमेंट है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ठीक है। अब कोर्ट जो है उसमें जो पॉजिटिव वाला है उसको अगर परफॉर्म नहीं करवा पा रहा है तो कोर्ट ये नहीं है मतलब कि कोर्ट जो है नेगेटिव को भी परफॉर्म नहीं करवाएगा। अगर वो पॉजिटिव को नहीं करवा पा रहा है तो कोर्ट जो है नेगेटिव वाले को फिर भी परफॉर्म करवा सकता है। समझा नहीं। मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव वाला जो है कोर्ट मना कर रहा है कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, हाँ जी, मैम एग्जांपल रुको मैं एक मिनट एग्जांपल देती हूँ। ये दिख रहा है जैसे ये एक कॉन्ट्रैक्ट ये है और एक कॉन्ट्रैक्ट ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। क्लियर। और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव का मैं समझ नहीं रहा मैम। मतलब मान लो कि एक में आप मान रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए दे रही हूँ मैं तुम्हें, पॉजिटिव वाला ऐसा मान लो कि एक में आप बोल रहे हो कि मुझे ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि मुझे राइस दो, ठीक है, 100 kg राइस मुझे सप्लाई करो। नेगेटिव वाले में उसने बोला कि मुझे 100 kg जो है ओपियम दो, ठीक है। अब इसमें कोर्ट ने ए और बी में एग्रीमेंट हुआ, एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, ठीक है। कल को ये परफॉर्म नहीं, अगर बी परफॉर्म नहीं कर रहा है कोई इस एग्रीमेंट को, ठीक है, कल को ए जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके ये बोलता है कि ये जो है ये हमारे बीच में ये दो एग्रीमेंट हुए हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एग्रीमेंट है। तो अब कोर्ट जो है अगर इसको एनफोर्स नहीं करवा पा रहा है ना, मान लो कि एनफोर्स नहीं करवा पा रहा है इस एग्रीमेंट को, तो इसके एनफोर्स नहीं करवाने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला भी कोर्ट एनफोर्स नहीं करवाएगा, ठीक है। इसको कोर्ट एनफोर्स करवा सकता है अगर कोर्ट की उसमें, ये तो मैं ओपियम और राइस वाला ऐसे दे रही हूँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें अलग ही आएंगे, पर ये मैं सिर्फ तुम्हें एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि दो एग्रीमेंट है, अगर एक नहीं करवा पा रहे हो तो उसके मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी उसकी वजह से नहीं होगा, दूसरे वाले को आप फिर भी परफॉर्म करवा सकते हो। क्लियर है। तो इसमें यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो 43 और 44 है, 44 रिपील है और 43 भी रिपील है, तो हमारा जो ये है ये वाला कंप्लीट हो गया। और इसमें ये देखो ये वाला मैंने बताया था ना उस दिन
ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड शेड्यूल है। मैम इसको फोटो भेज दें, हम देख हाँ, मैं इसकी फ़ोटो आपको भेज दूँगी ना। तो ये जो है ये आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में, ठीक है। जी मैम। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो ख़त्म हो गया अब। जी मैम।